नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रविंद्राज इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, जैसा कि हम हिस्ट्री और पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पिछले कई क्लासेस से डिस्कस कर रहे हैं, आज भी मैं हिस्ट्री और पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं आप सभी के लिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट, यानी कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि प्लासी का वॉर यानी कि वॉर ऑफ प्लासी वॉज फाउंड इन विच ईयर, कौन से साल के अंदर हमने देखा प्लासी का युद्ध लड़ा गया। ऑप्शन ए कहता है 1757, ऑप्शन बी कहता है 1764 और ऑप्शन सी 1857 और ऑप्शन डी है 1739। तो किस साल में हम देखेंगे प्लासी का वॉर होता है, इसका करेक्ट आंसर दीजिए सभी बच्चे। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए 1757। तो 1757 में यानी कि 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। अब प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था, ये लड़ा गया जो नवाब ऑफ बंगाल के जो नवाब थे यानी कि सिराजुद्दौला वर्सेस किसके बीच में, रॉबर्ट क्लाइव। तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था, जो कि ब्रिटिशर्स थे रॉबर्ट क्लाइव और इनके बीच में जब ये युद्ध लड़ा गया, तो इस युद्ध के अंदर हम देखेंगे कि सिराजुद्दौला जो है यानी कि नवाब ऑफ बंगाल जो है इस वॉर के अंदर हार जाते हैं और रॉबर्ट क्लाइव इस वॉर में जीत जाते हैं। ठीक है, बात करता हूं मैं ऑप्शन बी 1764। 1764 के अंदर भी एक वॉर हुआ था जिसे वॉर ऑफ बक्सर का युद्ध कहा जाता है। तो ये जो बक्सर का युद्ध है ये लड़ा गया था 1764 में और ये युद्ध लड़ा गया ब्रिटिशर्स वर्सेस, यहां पर उस समय जो बंगाल के नवाब थे वो थे मीर कासिम यानी कि एक तरफ ब्रिटिश पावर थी, दूसरी तरफ देखेंगे मीर कासिम यानी कि ये थे नवाब ऑफ बंगाल, शुजाउद्दौला थे नवाब ऑफ अवध और ये जो थे वो थे मुगल एम्परर यानी कि मुगल बादशाह उस समय जो थे शाह आलम। इनके बीच में हम देखेंगे कि बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। इस बार भी जो जीत थी वो ब्रिटिशर्स की हुई और ब्रिटिशर्स के बाद हम देखेंगे कि इनकी जो पकड़ थी भारत में और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। ऑप्शन सी देखें, रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी कि सी का अगर हम देखें तो सी में हम देखें कि रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 के युद्ध की शुरुआत हुई, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि इट वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस फाइट थी। यह स्वतंत्रता के लिए पहले युद्ध लड़ा गया था। मैं बात करता हूं ऑप्शन डी की। तो ऑप्शन डी में हम देखते हैं कि 1739 के अंदर पर्शियन किंग जिनका नाम था नादिर शाह, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था और इस भारत पर आक्रमण करने के बाद 1739 में नादिर शाह ने यहां से पीकॉक थ्रोन यानी कि मयूर सिंहासन जीतकर ले जाते हैं। तो कई बार एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन से रूलर ने यानी कि इनमें से कौन से आउटसाइडर ने, विदेशी ने भारत पर आक्रमण करके भारत का पीकॉक थ्रोन यानी कि मयूर सिंहासन जीत कर ले गए थे। तो वो थे नादिर शाह और नादिर शाह ने 1739 के अंदर भारत पर अटैक किया था। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लासी का युद्ध भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, 1764 में बक्सर का युद्ध पूछा गया है और 1739 के अंदर हम देखेंगे नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करके यहां पर जो पीकॉक थ्रोन था यानी कि मयूर सिंहासन था उसको जीत कर ले गए थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना। तो ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक,
सी लॉर्ड कैनिंग, या डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यानी कि वॉरेन हेस्टिंग। जो वॉरेन हेस्टिंग थे ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। अब मैं बात करता हूं 1733 में, 1773 के अंदर हम देखेंगे 1773 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग बने बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, या पूछ लेता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, तो हमें ध्यान देना है 1773 में आया था। और इसके पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे बंगाल के? तो पहले गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बेनिफिशियरीज ऑफ अशोकास डोनेशन इन द हिल्स वर, यानी कि बराबर हिल्स के क्षेत्र में अशोक के दान के लाभार्थी कौन थे, यानी कि इसका बेनिफिट किसको मिला था। तो हमें देखना है कि इसका जो बेनिफिट था, तो जो बेनिफिशियरीज थे वो कौन थे। ऑप्शन ए के था बुद्धिस्ट थे, ऑप्शन बी आजीवक, सी श्वेतांबर, या डी दिगंबर। सभी अपना आंसर दीजिए। तो बराबर हिल्स के क्षेत्र में अशोक के दान जो दिए गए थे उसके लाभार्थी यानी कि बेनिफिशियरीज कौन थे, किसको उसका बेनिफिट्स मिला था। ठीक है, तो लाभार्थी कौन थे इसके जिनको बेनिफिट हुआ। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी आजीवक। यानी कि कई सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि बुद्धिस्ट नहीं, आजीवकों को इसका बेनिफिट्स मिला था। और आजीवक जो थे एक धर्म से जुड़ी हुई आस्था थी जो भगवान की यानी कि गॉड की प्रेजेंस पे विश्वास नहीं करते थे, यानी कि डोंट बिलीव डोंट बिलीव प्रेजेंस ऑफ गॉड, यानी कि भगवान की प्रेजेंस में, भगवान के अस्तित्व पर ये विश्वास नहीं करते थे। तो अशोक ने ऐसी ही कुछ और हिल्स भी बनाई थी जो आजीवकों के लिए थी, जैसे सुदामा केव, कर्ण चौपार केव और विश्व झोपड़ी, ये तीन और अन्य अशोक ने गुफाएं खुदवाई थी जिनमें आजीवक अच्छे से सरवाइव कर पाए। तो कई बार अगर पूछ लेता आप में से सुदामा केव, कर्ण चौपार या विश्व झोपड़ी किससे रिलेटेड थी, ये आजीवकों को दी गई बेनिफिशियरीज के रूप में एक केव थी जो अशोक ने इनको प्रोवाइड की थी। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द मेंटर ऑफ चाणक्य, है नहीं, हु वॉज द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। हम देखते हैं कि इनमें से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के मेंटर थे यानी कि गुरु थे। ऑप्शन ए चाणक्य, बी भद्रबाहु, सी हरिसेन, या डी कालिदास। तो उसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए चाणक्य। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद यानी कि नंद वंश के अंतिम शासक को हराकर इन्होंने एक नए वंश की शुरुआत की थी जो मौर्यन एम्पायर था। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को डिप्लोमेटिक एजुकेशन देके यानी कि कूटनीति की शिक्षा देकर किस तरीके से फाइट करनी है, पॉलिटिकल एजुकेशन देकर उसको ट्रेंड किया, और फाइनली धनानंद को इन्होंने हराया। और नंद वंश को समाप्त करने के बाद हम देखेंगे यहां से शुरुआत होती है किसकी, मौर्यन साम्राज्य की। तो मौर्यन साम्राज्य के फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, और चाणक्य की मदद से इन्होंने एक नए वंश की शुरुआत की थी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब निम्न में से कौन स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों में रियासतों के एकीकरण के लिए जिम्मेदार था।
यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ, भारत की आज़ादी के बाद हम देखेंगे कि भारत जो था उस समय लगभग 565 रियासतों में यानी कि 565 स्टेट्स में बटा हुआ था। और उसको यूनिफाई करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? ऑप्शन ए कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही आंसर बताएं सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत को यूनिफाई करने में किसका इंपॉर्टेंट रोल था? तो ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों को यूनिफाई करने में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, तो उसका करेक्ट जो आंसर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसी कार्य के लिए भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। तो इनको भारतीय बिस्मार्क। अब कई बच्चे पूछते होंगे बिस्मार्क क्या? तो बिस्मार्क हम देखेंगे जर्मनी को यूनिफाई करने में, यानी कि जर्मनी के एकीकरण में जर्मनी के जो चांसलर थे पर्शिया के वो थे बिस्मार्क। और बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़े थे और 3 युद्ध लड़ने के बाद इन्होंने 3 युद्ध लड़े 1863, 1866 और 1870। तो इन तीनों युद्ध में बिस्मार्क ने क्या किया था? इन सभी अलग अलग यूरोपियन कंट्रियों को हराकर जर्मनी को यूनिफाई किया था। सबसे पहले 1863 में इन्होंने डेनमार्क को हराया, उसके बाद 1866 में ऑस्ट्रिया को, और सबसे लास्ट में फ्रांस को हराकर इन्होंने पूरे जर्मन को यूनिफाई किया था। और इसकी बेसिस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार छोटे एग्जामों के अंदर ये पूछा गया है, जिसमें हम देखेंगे रेलवे, एसएससी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के यूनिफिकेशन में किसका एक बड़ा रोल था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसे कि हमें पता है, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और लाल बहादुर शास्त्री की बात करूं तो पंडित जवाहरलाल जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके मरने के बाद हम देखेंगे जो सेकंड हमारे प्रधानमंत्री के रूप में एस्टैब्लिश हुए वो थे लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे यानी कि सेकंड पीएम प्राइम मिनिस्टर बने थे। और इनके टाइम के अंदर हम देखेंगे एक वॉर हुआ था, वो था 1765 का युद्ध, 1965 का युद्ध। और 1965 का जो वॉर हुआ था, इसमें भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था शास्त्री जी के टाइम के अंदर। और इसी के बीच में 1966 में ताशकंद में एक समझौता हुआ था। और उसी बीच में लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में ही जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, एक सडन मृत्यु, जिसपे बहुत सारा आज भी रहस्य है कि क्या सही वजह हुई थी। तो कई सारे इसको मानते हैं कि भाई फूड पॉइजनिंग की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। तो ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? जो नीति आयोग है इसके चेयरमैन कौन होते हैं? ऑप्शन ए कहता है प्रेसिडेंट, बी पीएम, सी सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या डी अटॉर्नी जनरल। तो इसमें हम देखते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। सभी अपना आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं, पीएम होते हैं, सीजीआई होते हैं, या अटॉर्नी जनरल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है पीएम। तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग। अब नीति आयोग को हम देखेंगे 2015 में प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज कर नीति आयोग रखा गया था। और नीति आयोग की कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। क्या है नीति आयोग? तो हम देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नीति का नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है क्योंकि रिसेंट 5 साल पहले ही एक नया आयोग बनाया गया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसके वाइस प्रेसिडेंट की। इसका जो वाइस प्रेसिडेंट है प्रेजेंट में कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार जो है इसके यानी कि नीति आयोग के
वाइस प्रेसिडेंट हैं। और प्रेसिडेंट कौन है इस समय, यानी कि चेयरमैन कौन है इसके जो चेयरमैन हैं हम देखेंगे कौन है इस समय, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपना आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। और एक क्वेश्चन और, नीति आयोग के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो है अमिताभ कांत। तो ये क्वेश्चन आपका यहां से बहुत सारे कवर करता है। अगर आपसे पूछ ले कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत है। प्रेसिडेंट कौन है, नरेंद्र मोदी। और वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर राजीव कुमार। और नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू प्राइवेसी कम फ्रॉम अंडर विच आर्टिकल, यानी कि निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है। ऑप्शन ए कहता है आर्टिकल 21, बी है आर्टिकल 20, सी आर्टिकल 19 या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सभी अपना आंसर बताएं कि राइट टू प्राइवेसी जो है इनमें से कौन से आर्टिकल के अंदर बताया गया है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी आती है। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी किस में आती है, इसी में आती है। ठीक है, आर्टिकल 21 में। बात करूं आर्टिकल 19 की, तो आर्टिकल 19 से लेके 22 में हम देखते हैं कि यह है राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार। और इस स्वतंत्रता के अधिकार में मैं बात करूं ऑप्शन सी की, तो सी में आपको दिया जाता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि भाषण और अभिव्यक्ति रखने का अधिकार। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में यह कहा गया है कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इनके भाषण और अभिव्यक्ति रखने का जो अधिकार है आर्टिकल 19 में आता है। ठीक है, तो इसके अलावा रेजिडेंस, असेंबली, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट, रेजिडेंट, ये सब के सब आर्टिकल 19 में आते हैं। यानी कि एसोसिएशन कर सकते हैं, ये कहीं भी सभा कर सकते हैं, लेकिन सभा कैसे होनी चाहिए, पीसफुल होनी चाहिए, वायलेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति भारत का कहीं भी रेजिडेंट कर सकता है, रह सकता है, तो ये भी सबके सब आर्टिकल 19 के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जब इमरजेंसी का प्रोविजन होता है, इनमें से कौन से आर्टिकलों को सस्पेंड नहीं किया जाता। तो राइट टू प्राइवेसी, और यानी कि जो आर्टिकल 21 है वो, और आर्टिकल 22, यानी कि आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 जो कहता है वो कहता है कि अगर किसी व्यक्ति पर कोई एलिगेशन लगाया गया है तो उसको संरक्षण दिया जाता है, उनको एक प्रोटेक्शन दिया जाता है। ठीक है ना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट तो ये आता है आपका आर्टिकल 20 में। तो आर्टिकल 20 में क्या आता है, आर्टिकल 20 में आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, यानी कि इसका मतलब हुआ अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई क्राइम का ऑफेंस है तो वो अपने लिए सिक्योरिटी या संरक्षण रख सकता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी चॉइस का लॉयर कर सकता है, आपको डिफेंड कर सकता है। तो इसमें हम देखेंगे फंडामेंटल राइट में हर क्राइम के, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में क्राइम किया जाता है या क्राइम हुआ जाता है तो उनको ये राइट दिया जाता है कि वो प्रोटेक्शन कर सकते हैं किसी भी कन्विक्शन ऑफेंस में, यानी कि वो अपनी मर्जी का लॉयर, वकील रख सकते हैं, उनको पूरी तरीके से छूट दी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आर्टिकल 21 और 20 जो है इमरजेंसी के अंदर कभी भी नल और सस्पेंड नहीं होते। बाकी जितने भी आर्टिकल होते हैं फंडामेंटल राइट के, वो सारे के सारे सस्पेंड हो जाते हैं, सिवाय आर्टिकल 20 और 21 के। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज माइनॉरिटीज, यानी कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की पहचान किसके आधार पर की जाती है। भाई भारत में अल्पसंख्यक है, उसकी पहचान का कारण क्या है। ऑप्शन ए कहता है रिलीजन यानी कि धर्म, बी कहता है कास्ट यानी कि जाति, सी कहता है इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस यानी कि आर्थिक पिछड़ापन, और डी कहता है कम्युनिटी यानी कि समुदाय।
तो किसकी बेसिस पर हम देखते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों की पहचान की जाती है? तो उसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रिलीजन, यानी कि धर्म। धर्म के आधार पर भारतीय संविधान में क्या किया जाता है? अल्पसंख्यकों की पहचान की जाती है, यानी कि इस रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या एक्चुअल में है कितनी। और माइनॉरिटी क्लास में क्या होता है? जो लेस देन 50%, 50% से भी कम या उससे भी ज्यादा कम होते हैं, वो सारे के सारे माइनॉरिटी क्लास में आते हैं। तो धर्म के आधार पर माइनॉरिटी क्लास को आइडेंटिफाई किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि इनमें से कौन सा संविधान का भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? यानी कि जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, भारत के संविधान के कौन से भाग में है? ऑप्शन ए पार्ट 3 यानी कि भाग 3, ऑप्शन बी पार्ट 4 यानी कि भाग 4, ऑप्शन सी जो है वो है पार्ट 5 यानी कि भाग 5, और ऑप्शन डी जो है वो है पार्ट 8 यानी कि भाग 8। तो सभी इसका आंसर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो डीपीएसपी को भारत के कौन से पार्ट में डिफाइन किया गया है? इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, पार्ट 4, यानी कि पार्ट 4 में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब बात करूं मैं पार्ट 3 की, यानी कि ऑप्शन इसकी। तो इसमें हमें पता ही है जैसा कि फंडामेंटल राइट को बताया गया है। तो पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। बात करता हूं मैं पार्ट 5 की, तो जो पार्ट 5 है ये है यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो ये यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि संघीय व्यवस्था जो इसके अंदर आती है, जिसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जीक्यूटिव में। और पार्ट 8 की मैं बात करूं तो इसमें आती है यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज के लिए भी हम देखेंगे हमारे भारत के संविधान के अंदर पार्ट 8 में इसको डिफाइन किया गया है कि कौन कौन से रीजन यूनियन टेरिटरी में इन्वॉल्व होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु ऑर्गेनाइज हिरण्यगर्भ यज्ञ, यानी कि हिरण्यगर्भ यज्ञ का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए दंती दुर्ग, बी धर्मपाल, सी लक्ष्मण सेन, या डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर बताएं सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए दंती दुर्ग। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछले वर्ष के अंदर, रेलवे से रिलेटेड है कि इनमें से किसने हिरण्यगर्भीय यज्ञ का आयोजन किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दंती दुर्ग। इन्होंने हिरण्यकश्यप जो यज्ञ था इसका यज्ञ करवाया था। ठीक है, और हिरण्यगर्भ यज्ञ जो था इन्होंने क्या किया था? अपने वर्ण यानी कि जिस समय एंशिएंट टाइम के अंदर वर्ण व्यवस्था थी, तो उन्होंने अपने आप को वैश्य से क्षत्रिय वर्ण चेंज करने में हिरण्यगर्भ यज्ञ का आयोजन किया गया था। तो दंती दुर्ग ने क्या किया? वैश्य से इन्होंने अपने आप को क्षत्रिय यानी कि इन्होंने अपने आप को क्षत्रिय यानी कि क्षत्रिय वर्ण में चेंज किया था। किसकी मदद से? हिरण्यगर्भीय यज्ञ के आधार पर। किसने किया था? दंती दुर्ग ने। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु स्टार्टेड द दाग एंड हुलिया सिस्टम, यानी कि दाग और हुलिया प्रणाली की शुरुआत इनमें से किसने की थी? ऑप्शन ए कहता है जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मलिक काफूर, या डी मुबारक शाह। तो इनमें से किसने दाग व्यवस्था की शुरुआत की थी? इसका सही आंसर बताएं सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? दाग और हुलिया। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और हुलिया। अब दाग और हुलिया क्या था? दाग होता क्या था? जितने भी शाही घोड़े होते थे यानी कि जो रॉयल हॉर्सेस होते थे, उनकी पहचान के लिए उनको एक गरम पंच से मार्क किया जाता था, जिससे कि करप्शन को रोका जा सके। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने करप्शन को रोकने के लिए दाग सिस्टम को लेकर आए। अब हुलिया क्या था? जो इनके सैनिक हुआ करते थे
अलग खिलजी समय के अंदर तो उनकी पूरी की पूरी पहचान की जाती थी, आइडेंटिफिकेशन रखी जाती थी, ताकि किसी प्रकार का कोई करप्शन, भ्रष्टाचार या षड्यंत्र ना रचा जाए। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और हुलिया प्रणाली की शुरुआत की थी। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा गया कि दाग और हुलिया किसने स्टार्ट किया, तो हमें पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने करप्शन को रोकने के लिए ही दाग और हुलिया प्रणाली की शुरुआत की थी। मैं बात करता हूं ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी। जो जलालुद्दीन खिलजी थे वो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे। तो ये कौन थे? फाउंडर। ये फाउंडर थे किसके? खिलजी डायनेस्टी, यानी कि जो खिलजी वंश के संस्थापक थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी, और मुबारक शाह जो थे वो थे लास्ट सक्सेसर। तो लास्ट सक्सेसर यानी कि अंतिम उत्तराधिकारी जो थे खिलजी डायनेस्टी के वो थे मुबारक शाह। अब मलिक काफूर की हमने पहले ही बात कर चुके हैं पिछली क्लास में भी, कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था। 1000 दिनारी इसलिए क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इनको 1000 दिनार देकर खरीदा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन डिड फर्स्ट काउंसिल वाज कंडक्टेड ऑफ बुद्धा, यानी कि महात्मा बुद्ध की जो थी पहली काउंसिल कब कंडक्ट की गई थी? ऑप्शन ए कहता है 483 बीसी, बी कहता है 383 बीसी, सी 350 to 51 बीसी, और डी कहता है 78 एडी। तो महात्मा बुद्ध की पहली संगति यानी कि व्हेन डिड द फर्स्ट काउंसिल वाज कंडक्टेड ऑफ बुद्धा, तो बुद्धा की यानी कि बुद्ध संगति जो थी पहली कब हुई थी? तो उसका सही आंसर बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 483 बीसी। तो 483 बीसी में सबसे पहली संगति हुई थी। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेता है आपसे, बताओ कि कब हुई थी, तो हमें पता होना चाहिए 483 बीसी में जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी, यानी कि जो पहली काउंसिल कंडक्ट की गई थी महात्मा बुद्ध की, वो थी 483 बीसी में। अब पूछ लेता है उस समय रूलर कौन था, तो ये हमें पता होना चाहिए, उस समय थे अजात शत्रु। तो अजात शत्रु जो थे उस समय रूलर थे, यानी कि अजात शत्रु के काल में बुद्ध पहली बौद्ध संगति कंडक्ट की गई थी। ऑप्शन बी की मैं बात करूं तो इसमें महात्मा बुद्ध की सेकंड यानी कि दूसरी, इसमें पहली कंडक्ट हुई थी। और ये किसके टाइम में हुई थी? ये हुई थी काला अशोक के टाइम में। काला अशोक के टाइम के अंदर हुई थी। ये थी सेकंड यानी कि बी। 383 बीसी में सेकंड जो बौद्ध काउंसिल हुई थी वो हुई थी काला अशोक के टाइम में। मैं बात करता हूं सी की, तो सी यानी कि 250 से लेके 251 बीसी के अंदर जो थर्ड, इसमें यानी कि थर्ड बौद्ध संगति हुई थी, और इसमें जो हुई थी वो हुई थी फोर्थ संगति। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए ऑप्शन भी ऐसे ही रखे गए हैं ताकि आपको चारों की चारों जो काउंसिल थी महात्मा बुद्ध की वो कब कब हुई ये हमें पता हो जाएगा एक सही सीक्वेंस में। पहली 483 बीसी में, दूसरी 383 बीसी में, तीसरी जो थी वो थी 250 से लेके 251 बीसी में, और जो चौथी है यानी कि वो हुई थी 78 एडी में। तो हम देखते हैं कि ये जो हुई थी थर्ड वाली, ये हुई थी अशोक के समय में। तो आपसे अगर एग्जाम में कुछ भी पूछता है पहली संगति किसके काल में हुई, दूसरी संगति कब हुई, तीसरी कब हुई और चौथी कब हुई, तो उसके आपको सभी आंसर पता होंगे, इसके साथ कि किसके टाइम में हुई थी और कब हुई थी और कौन से ईयर के अंदर कंडक्ट की गई थी, ये आपको सही सीक्वेंस में भी आंसर पता चल जाएगा। तो अशोक के समय में हुई थी। ऑप्शन डी की मैं बात करूं तो ये जो हुई थी वो हुई थी कनिष्क के समय में। तो कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ऑप्शन ए 35, बी 25, सी 30 या डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर बताएं सभी बच्चे कि करेक्ट आंसर क्या होगा कि भारत का
वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए या प्रेसिडेंट बनने के लिए अगर हम देखें तो मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए अगर हम देखें तो मिनिमम एज 35 होनी चाहिए। तो अगर हमें एग्जाम में पूछता है कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35, प्रेसिडेंट के लिए भी 35 और गवर्नर बनने के लिए भी 35 एज कम से कम एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। मैं बात करता हूं 25 एज के बारे में। तो कभी भी अगर लोकसभा का सदस्य बनना हो, है नहीं, तो इसके लिए भी कम से कम 25 ईयर्स की एज होनी चाहिए। मान लो आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो कम से कम आपको एज क्राइटेरिया जो है 25 का होना बहुत जरूरी है। और एक बात ये भी कह सकते हैं हम कि भारत का प्रधानमंत्री के लिए कम से कम बनने की एज कितनी होनी चाहिए, तो ये भी 25 वर्ष ही होनी चाहिए। मैं बात करता हूं ऑप्शन सी की, तो इसमें जो है यानी कि कम से कम 30 जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। कम से कम जो एज होनी चाहिए वो 30, तो यानी कि इसमें हम देखेंगे राज्यसभा। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 एज होनी कंपलसरी है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सिटीजनशिप इज ग्रांटेड बाय, यानी कि भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। ऑप्शन ए नीति आयोग इसको प्रोवाइड करता है, बी कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, सी प्रेसिडेंट, या डी फॉरेन मिनिस्ट्री, यानी कि नीति आयोग देता है या गृह मंत्रालय देता है या राष्ट्रपति या फॉरेन मिनिस्ट्री यानी कि विदेश मंत्रालय। तो इसका सही आंसर बताएं कि नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। इसका सही आंसर बताएं सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो कौन इसको प्रोवाइड करता है नागरिकता को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है ये पे एग्जाम के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज, यानी कि राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय गान का सम्मान, ठीक है। तो फ्लैग सामान नहीं, सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट किसमें दी जाती है। ऑप्शन ए कहता है फंडामेंटल राइट, बी डीपीएसपी, सी फंडामेंटल ड्यूटीज, या डी ऑल ऑफ दिस। इन सभी के अंदर हम बात करते हैं राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय गान का सम्मान करने की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि ऑप्शन सी इज एकदम करेक्ट आंसर है। जब भारत का संविधान बनाया गया तो उम्मीद की जा रही थी कि भारत के सभी नागरिक अपने कर्तव्यों को भली भांति फॉलो करेंगे, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। लोगों को अपने अधिकारों के बारे में तो पता था, लेकिन कर्तव्यों के बारे में अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे थे। इन हालातों को देखते हुए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को डीपीएसपी में जोड़ा गया, जो 51 के ए पार्ट में है। और इसके अंदर जो ड्यूटियां थी वो थी टोटल 10 ड्यूटी, और 12वीं और 11वीं ड्यूटी जो थी, जो लास्ट ड्यूटी है फंडामेंटल ड्यूटी, ये बाद में जोड़ी गई थी 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में, जिसमें गार्जियन को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह अपने बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अवश्य प्रोवाइड कराएं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद द एलिमेंट्री एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, यानी कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्राथमिक शिक्षा के साथ एक मौलिक अधिकार के रूप में संबंधित है। यानी कि मौलिक अधिकार के रूप में संबंधित कौन है जो संवैधानिक संशोधन है। ऑप्शन ए कहता है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जैसा कि मैंने भी बताया आपको, ठीक है ना, 73, 74 और 69A। तो हम इसका सही आंसर बताते हैं, जैसे कि आपको आंसर इसका पता ही है कि क्या है। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 86वें संविधान संशोधन के तहत अभी मैंने बताया रिसेंट के 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और ये जो मौलिक कर्तव्य है ये संवैधानिक संशोधन के तहत, जिसमें शिक्षा के ऊपर यानी कि गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अवश्य प्रोवाइड कराए। ये हर गार्जियन का क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है, ताकि भारत में एजुकेशन के लेवल को मेंटेन किया जा सके।
राज्य क्या कर सकता है, राज्य में स्कूलों की संख्या ज्यादा से ज्यादा कर सकता है, लेकिन पेरेंट्स गार्जियन की भी जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें। मैं बात करता हूं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी जो रिलेटेड है 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यह है पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि पंचायती सिस्टम, यानी कि पंचायती सिस्टम से रिलेटेड है। मैं बात करता हूं ऑप्शन सी की, यह है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मैं बात करता हूं डी की, तो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये दिल्ली से रिलेटेड है, यानी कि दिल्ली रिलेटेड, और दिल्ली के लिए एक आर्टिकल बनाया गया है, आर्टिकल 239 ए। ये 239 ए है जो है, ये दिल्ली के लिए बनाया गया एक आर्टिकल है, जिसमें एक स्पेशल स्टेट यानी कि जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी, इसका प्रोविजन इसमें दिया गया है। तो कई बार आपसे अगर पूछ ले पंचायती राज्य व्यवस्था कौन से संविधान संशोधन में, तो हमें बताएंगे 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में है। अगर हमसे पूछता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को किस में डिफाइन किया गया है, तो भैया 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसको बताया गया है। और दिल्ली से रिलेटेड कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो हम देखेंगे 69, और 69 में जो आर्टिकल है 239 ए, इसमें दिल्ली को एक स्पेशल स्टेट का मतलब यूनियन टेरिटरी का एक प्रोविजन दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स आर रिलेटेड टू ऋषभदेव एंड महावीर। क्वेश्चन कहता है कि भाई इनमें से कौन सा प्रतीक यानी कि चिन्ह सिंबल ऋषभदेव और महावीर से संबंधित है। ऑप्शन ए कहता है बुल एंड स्नैक, यानी कि बुल यानी कि बैल और सांप, और बी कहता है सांप और लायन यानी कि शेर, सी कहता है बुल एंड लायन यानी कि बुल और लायन शेर, या डी हॉर्स एंड लायन। इसका सही आंसर क्या होगा, सभी बच्चे बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं इसको बता दूं जरा कि ये सिंबल किस किस से रिलेटेड है। जैसा कि हम देखते हैं कि सिंबल नंबर 1, यानी कि हम बात करते हैं पहले ऋषभदेव की। दूसरा महावीर। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं कि ऋषभदेव को एक सिंबल के रूप में दिखाया गया है, किसमें, बुल की फॉर्म में, और इसको यानी कि पार्श्वनाथ को स्नैक, और महात्मा यानी कि महावीर जो जैन थे इनको लायन के रूप में सिंबलाइज किया गया है, यानी कि प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है। ऑप्शन क्या पूछता है आपसे, ऑप्शन में कहता है कि ऋषभदेव यानी कि कौन थे, ऋषभदेव बुल थे, और महावीर क्या थे, महावीर जो है वो है लायन। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा बुल एंड लायन। तो बुल और लायन किसमें, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपसे अगर सिंबलाइज करके पूछा है कि भाई इनमें किसको सिंबलाइज किया गया है, तो ऋषभदेव बुल के रूप में सिंबलाइज किए गए हैं, पार्श्वनाथ स्नैक में, और महावीर जो है वो लायन के रूप में है। एक क्वेश्चन तो यहां से ये बन जाता है। अब कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि आपसे पूछ लेता है कि पहले तीर्थंकर कौन थे, 23वें तीर्थंकर कौन थे और 24वें तीर्थंकर कौन थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो हमें इनकी सीक्वेंस भी पता होनी चाहिए। ये थे पहले यानी कि फर्स्ट तीर्थंकर थे, और पार्श्वनाथ जो थे वो 23 यानी कि 23वें तीर्थंकर थे। और मैं बात करूं महावीर की, तो ये थे 24वें यानी कि 24th तीर्थंकर थे जैन धर्म के अनुसार। तो ठीक है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है आपसे, तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वाज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी श्रीगुप्त, या डी चंद्रगुप्त प्रथम यानी कि चंद्रगुप्त जो फर्स्ट थे वो थे। सभी इसका सही आंसर बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को हम देखते हैं क्या माना गया है, भारत का नेपोलियन माना गया है। क्यों, एक हिस्टोरियंस है जिनका नाम है वी ए स्मिथ। वी ए स्मिथ ने
समुद्रगुप्त को क्या माना है, भारत का नेपोलियन माना गया है। क्यों माना गया है? इनका मानना है कि इन्होंने अपने टाइम पीरियड में 100 वॉर किए और ये 100 वॉर के अंदर विन रहे, यानी कि विनर रहे, तो समुद्रगुप्त को इसलिए भारत का नेपोलियन कहा गया है। इसके अलावा इन्होंने साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में भी 12 वॉर लड़े, यानी कि 12 युद्ध लड़े और 12 के 12 ये भी इन्होंने जीते। इसी के बेसिस पे वीएस स्मिथ जो एक हिस्टोरियन हैं, ये क्या मानते हैं, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन मानते हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कई एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है, तो समुद्रगुप्त को किसने कहा है, वीएस स्मिथ ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के हु स्टार्टेड द शक एरा, शक एरा की शुरुआत इनमें से किसने शुरू की। ऑप्शन ए कैडिफिसेस इन 58 बीसी, बी विक्रमादित्य इन 58 एडी, या रुद्रदामन इन्होंने कब शुरुआत किया था। इसको सही करें, करेक्ट। (78 BC, 78 AD, यानी कि कनिष्क ने। तो उसका सही जो आंसर है, इसका करेक्ट आंसर जो है, जो शक युग यानी कि शक एरा की जो शुरुआत की थी वो की थी ऑप्शन डी, यानी कि कनिष्क ने। तो कनिष्क ने इसकी शुरुआत की थी 78 AD के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, भारत का पहला वाइसराय कौन था। ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, है नहीं, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, या डी लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही आंसर बताएं कि भारत के पहले वाइसरॉय कौन थे। तो कौन थे इस पहले भारत के, सभी आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। तो जो लॉर्ड कैनिंग थे वो भारत के पहले कौन थे, वाइसरॉय थे। चलिए इसको हम देखते हैं कि ऑप्शन ए के साथ वॉरेन हेस्टिंग, जैसा कि हमने देखा ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट, पहले ही क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था ये आया 1773 के अंदर, और 1773 के अकॉर्डिंग वॉरेन हेस्टिंग पहले क्या बने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो बने थे वो बने थे वॉरेन हेस्टिंग। मैं बात करता हूं ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी कहता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ये 1833 के यानी कि 1833 का एक चार्टर एक्ट आया था, और इस चार्टर एक्ट में क्या किया था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन से चार्टर एक्ट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, 1833 के चार्टर एक्ट में यह बताया गया था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी कि जो 1833 का चार्टर एक्ट था, इसमें क्या कहता, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, जो गवर्नर सिर्फ बंगाल का था, उस गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल डिक्लेयर किया गया था। ऑप्शन सी में हमने देखा लॉर्ड कैनिंग। तो सी के अंदर भी एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग क्या कहता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था इसको रिप्लेस करके वाइसरॉय डिक्लेयर किया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के पहले वाइसरॉय थे, और साथ ही साथ हम देखते हैं लॉर्ड कैनिंग ही लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। तो एग्जाम में दोनों ही तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई लास्ट जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, और पहले जो थे वाइसरॉय जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो दोनों ही लॉर्ड कैनिंग थे।
लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और पहले वाइस रॉय। ऑप्शन डी की मैं बात करूं तो ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन। ये लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो लास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे, यानी कि लास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, भारत के अंतिम वाइस रॉय थे। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन अपने आप में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में अगले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, जिसमें हम पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और आप भी लगातार इन क्वेश्चनों को प्रिपेयर करते रहिए, ताकि कहीं ना कहीं ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको जरूर क्लिक करेंगे, क्योंकि रिवीजन ही आपका जो सब्जेक्ट है स्ट्रांग बनाता है। तो प्लीज अगर मेरी क्लास आपको समझ में आ रही है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब जितना करेंगे आपके दोस्त और जो भाई होंगे वो भी सिलेक्शन के बहुत ही ज्यादा नजदीक होंगे, बल्कि नजदीक क्या, वो सिलेक्शन लेने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होंगे। तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं हिस्ट्री और पॉलिटी के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय।